नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे 19 सितंबर के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस में। आप देख रहे हैं एक्सप्लेन बाय कुश पांडे। मेरा नाम है कुश पांडे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर है कि भारत के होयसला टेम्पल्स जो हैं उन्हें जगह मिली है एज दी 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे। आपने सही सुना, भारत के जो 42वें विश्व धरोहर है अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, वो अब बन चुके हैं होयसला के वो 3 मंदिर। हमने कल आपको बताया था कि जो भारत का 41st हेरिटेज साइट है जिसका नाम है शांति निकेतन, जो कि बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल में, और अब आज के दिन ये हो चुका है। इनफैक्ट कल रात में ये खबर आई करीब 9 साढ़े 9 बजे कि होयसला टेम्पल्स जो कर्नाटका में पाए जाते हैं वो भारत के अब नए यूनेस्को के धरोहर होंगे। दूसरा, गवर्नमेंट ने वेलफेयर मेजर्स लिए हैं फॉर LIC एजेंट्स एम्प्लॉयज़ के लिए, उसकी बात करेंगे। और फिर ई रूपी जो कि डिजिटल करेंसी हमारी है, वर्थ 16.39 करोड़ रुपीस की अब सर्कुलेशन में आ चुकी है, चाहे वो होलसेल मार्केट में हो या फिर आपका रिटेल मार्केट में हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले आते हैं हमारे आज के होमवर्क पे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर था सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन था, इनमें से कौन से कैबिनेट ने के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, उन्होंने लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मोडल इनिशिएटिव स्कीम को लॉन्च किया है? तो उसका आंसर उड़ीसा था। इनमें से वो कौन सा स्टेट का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है जिसने मोबाइल वन प्रोग्राम जो है उसको स्टार्ट किया है, जो कि हिस्सा है प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना का? हिमाचल प्रदेश है। और इंडिया ने कितना करोड़ का DSA ने अप्रूवल दिया है फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स? तो वो अमाउंट है आपका 45,000 करोड़ का। उतने अमाउंट का ये प्रपोजल जो है वो दिया गया है। अब आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट PM विश्वकर्मा स्कीम के कंटेक्स्ट में सही है? स्टेटमेंट 1, ये एक स्कीम है जो सपोर्ट करता है आर्टिसंस को, और इसका बजट 13,000 करोड़ का। मोदी जी ने इस मौके पर 18 पोस्ट टिकट्स को भी लॉन्च किया है, टूल किट बुकलेट भी लॉन्च किया गया है, और इसको लॉन्च किया गया इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में जो द्वारका में है। इसी स्कीम के अंडर जो गवर्नमेंट है वो 3 लाख रुपए का लोन तक प्रोवाइड करेगी बिना किसी कोलैटरल के या बैंक गारंटी के। गवर्नमेंट डिसाइड किया है कि पहले ट्रांच में पहला लोन मिलेगा 1 लाख का, उसके बाद 2 लाख रुपए का लोन मिलेगा अंडर द टू द विश्वकर्मा पार्टनर्स। उस कंटेक्स्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? A and B, B and C, या इनमें से कोई नहीं? उसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। सारे के सारे स्टेटमेंट इनमें से आपके सही हैं। शांति निकेतन को चुना गया है यूनेस्को का नया इंडिया की तरफ से एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस। इनमें से कौन सा एक ऐसा धरोहर है, कौन सा ऐसा एक मॉन्यूमेंट है जिसे यूनेस्को का हेरिटेज साइट के तौर पर चूज नहीं किया गया है? स्टेटमेंट 1, अजंता एंड एलोरा केव। स्टेटमेंट 2, ताजमहल। स्टेटमेंट C, खजुराहो केव्स, या फिर सन टेम्पल कोणार्क। तो इनमें से जो आंसर रहेगा आपका वो रहेगा नन ऑफ द अबव। ये सारे के सारे आपके यूनेस्को के हेरिटेज साइट इंडिया में हैं, और ये सारे के सारे उस 42 की लिस्ट में आते हैं जिसमें आज के दिन ऐड किया गया है होयसला टेम्पल्स ऑफ कर्नाटका। इंडिया ने इनमें से किस देश के साथ शुगर सब्सिडी को लेकर डिस्प्यूट पर WTO लेवल पर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर डिस्कशन शुरू कर दिए हैं? उस कंट्री का नाम है ब्राज़ील। वैसे भी इंडिया ने USA के साथ 6 अग्रीमेंट्स जो 6 डिस्प्यूट्स थे उनको रिजॉल्व कर लिया है। 7वां डिस्प्यूट रिजॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, लिबिया में जो बाढ़ आई है, जो वहाँ पर फ्लैश फ्लड आया है, उससे जो वहाँ का सिटी है डरना, वो एक तरह से बर्बाद हो गया है। इस शुगर सब्सिडी के मामले में ग्वातेमाला भी इन्वॉल्व है, उसने भी इंडिया की सब्सिडी पर कई आपत्ति जताई है, तो उसको लेकर ग्वातेमाला भी अभी न्यूज़ में है। मिर्का स्नेगुर हैज़ पास्ड अवे। ये इनमें से किस देश के पहले प्रेसिडेंट थे, पहले राष्ट्रपति थे? उस देश का नाम है मोल्डोवा। जी, चिसिनाउ कैपिटल है, लेव करेंसी है, और ये देश था जो सोवियत यूनियन से अलग हुआ था 1990s में, और 1991 से लेकर 1996 तक ये मोल्डोवा के पहले राष्ट्रपति के तौर पर इन्होंने काम किया था। इनमें से कौन सा कंट्री है जिसने इंडिया के साथ इनडेफिनेट बेसिस पर जो अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट थे, उसके 6 राउंड्स के बाद उस ट्रेड एग्रीमेंट पर इनडेफिनेट पॉज लगा दिया है? उस देश का नाम है ऑप्शन C, दैट इज कनाडा। इनमें से वो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अनाउंस किया है 45,000 करोड़ का एक पैकेज जो उस स्टेट के मराठवाड़ा रीजन के लिए है, जहां पर जो कि सूखाग्रस्त है, जो बाढ़ से पीड़ित, जो कि सूखे से या ड्रॉट से पीड़ित है?
और ये किया गया ऑन 17 सितंबर, जो कि जिस दिन हम हैदराबाद लिबरेशन डे को मनाते हैं। उस देश का नाम है, उस प्रदेश का नाम है महाराष्ट्र। वैसे तो ये जो लिबरेशन डे है 3 स्टेट्स में होता है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, लेकिन मराठवाड़ा का जो रीजन है वो महाराष्ट्र में है और काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर सूखा है, पानी की कमी है, ड्रॉट की कंडीशंस हैं, इसीलिए वहाँ पर ये पैकेज जो है 17 सितंबर को इस पैकेज को अनाउंस किया गया है। इनमें से वो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने एक ई भूमि पोर्टल लॉन्च किया है, और ये पोर्टल प्रॉमिस करता है कि जो प्रोसेस है परचेज करने का लैंड का फॉर डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, उसमें आसानी आएगी, उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी और कंसेंट लिया जाएगा लैंड ओनर्स का उसके लिए। तो उस स्टेट का नाम हरियाणा होगा, वहाँ पर इस नए पोर्टल को शुरू किया गया है। अशोक लेलैंड ने एक एमओयू साइन किया है इनमें से किसके साथ? इसका जवाब आपको देना है। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यूपी। यूपी के साथ ये एग्रीमेंट जो है उसको अभी हाल ही में आपका जो है वो साइन किया गया है। चलिए अब आते हैं हमारे आज के पहले करंट अफेयर पे। जो हमारी आज की पहली करंट अफेयर है वो करंट अफेयर दोस्तों जो है दैट इज बेसिकली रिगार्डिंग दी होयसला टेम्पल्स। भारत के कर्नाटका में 3 जगहों पर 3 टेम्पल्स हैं जिन्हें होयसला टेम्पल्स कहा जाता है कर्नाटका में। उनको चूज किया गया है एज द न्यू एंड द 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, और इन टेम्पल्स का नाम एक साथ दिया गया है एज द सेक्रेड टेम्पल्स, द सेक्रेड एंसेंबल ऑफ होयसलास। इस नाम से यूनेस्को के साइट पर इन्हें दिखाया गया है। एक टेम्पल आपका बेलूर में है, दूसरा हलेबीडू में है और तीसरा आपका सोमनाथपुरा में। ये टेम्पल सोमनाथपुरा में ये टेम्पल्स हैं और ये कर्नाटका में आपके बेस्ड हैं। अगर हम टेम्पल के नाम की बात करें तो बेलूर में टेम्पल का नाम है चेन्नाकेशवा, उस टेम्पल का नाम है। फिर उसके बाद है होयसलावेश्वरा टेम्पल जो कि हलेबीडू में है, और दोनों ही जो आपके टेम्पल्स हैं एक ही डिस्ट्रिक्ट में है, दैट इज द हासान डिस्ट्रिक्ट, और उन्हें 2014 से यूनेस्को की लिस्ट में रखा गया था एज अ टेंटेटिव लिस्ट। इसके अलावा जो तीसरा टेम्पल है द केशवा टेम्पल जो कि है आपका सोमनाथपुरा में, मैसूर डिस्ट्रिक्ट में, वो तीसरा टेम्पल था। और इन तीनों को फिर से एक बार 2022 के फरवरी में इनको सेंटर ने नॉमिनेट किया था to be converted into or to be licensed to be certified as UNESCO Heritage Site। और अब करीब 1 साल के वेट के बाद इन तीनों टेम्पल्स को एक साथ जिन्हें कहा गया है होयसला टेम्पल्स, वो भारत के 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुका है। इसके पहले एक दिन पहले मंडे को अनाउंस हुआ था कि जो शांति निकेतन है जो कि बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में है, जिसे बनाया था श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, वो भारत का 41st हेरिटेज साइट है। और अब ये आपका 42nd हेरिटेज साइट है जो कि है होयसला टेम्पल्स ऑफ कर्नाटका। अब ये जो आपके मॉन्यूमेंट्स जो अभी कुछ दिनों से अप्रूव हो रहे हैं, इन सबको अप्रूव किया जा रहा है इन द 45th सेशन जो कि विश्व धरोहर कमेटी का हो रहा है रियाद, सऊदी अरेबिया में। और अगर हम इन टेम्पल्स की बात करें तो चेन्नाकेश्वरा टेम्पल जो बेलूर में है वो आपका बनाया गया था ड्यूरिंग द किंग विष्णुवर्धन के समय, और ये समय था 117 CE, और 103 साल लगे इस टेम्पल को बनाने में। फिर जो होयसला टेम्पल है, जो होयसलेश्वरा टेम्पल है, वो कमीशन किया गया 1121 CE में, और केशवा टेम्पल जो है वो सोमनाथपुरा में है और उसे कमीशन किया गया 1268 CE में बाय सोमनाथ दंडा नायका। और तो अलग अलग समय पे टेम्पल्स बने, लेकिन इन तीनों को एक साथ अब हेरिटेज साइट का स्टेटस इंडिया के लिए दिया गया है। फिर दोस्तों PM विश्वकर्मा पे भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बात क्लियर की है। उन्होंने कहा है कि जो भी विश्वकर्मा पार्टनर्स हैं, जो भी हमारे आर्टिसंस एलिजिबल हैं स्कीम में, उनको जो सब्सिडी मिलेगी उनके लोन पर, वो सब्सिडी आपकी रहेगी 8% की। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इट विल प्रोवाइड अ सब्सिडी ऑफ 8% ऑन द लोन्स जो कि दिए जाएंगे टू द आर्टिसंस अंडर दी PM विश्वकर्मा। इसके अलावा ऑलरेडी आप जान चुके हैं 13,000 करोड़ का बजट है, 18 ट्रेडिशनल ट्रेड इसमें आते हैं। आर्टिसंस क्राफ्ट पीपल आएंगे, उन्हें अलग से ID कार्ड मिलेगा। इसका पहला लोन मिलेगा 1 लाख का, दूसरा लोन मिलेगा 2 लाख का, जिस पर इंटरेस्ट रेट कंसेशन में रहेगा आपका करीब 5% का। उनको सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे जिसके लिए अलग से 250 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं।
इसके अलावा 15,000 रुपये का एक ई वाउचर या ई रुपी वाउचर मिलेगा, और ये वाउचर जो उनको मिलेगा वो उनको टूल किट परचेज करने में उनको किया जाएगा। अब वो 18 आपके कौन कौन से ट्रेड हैं, तो देखिए कारपेंटर है, बोट मेकर है, आर्मरर है, ब्लैकस्मिथ है, लोहार कहते हैं, हैमर और टूल किट मेकर है, लॉकस्मिथ है, गोल्डस्मिथ है, पॉटर है, बार्बर है, डॉल टॉय मेकर है, बास्केट मैट ब्रूम मेकर है, राज मिस्त्री है, या फिर आपका फिशिंग नेट मेकर है, टेलर है, दर्जी है, धोबी है, मलाकार है, नाई है। जितने भी ट्रेडिशनल ट्रेड्स हैं ना, उन सबको इसके अंडर आपका लाया गया है। तो बेहद अच्छी पहल है, और इसको विश्वकर्मा जयंती के दिन, जो कि 17 सितंबर को था, उस दिन इंडियन नेशनल एक्सपो सेंटर जो कि नया बना है यशोभूमि द्वारका में, वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर ही बता दिया। ये मैं कल भी दिखाया था मैंने आपको, और मैंने इसको 2 दिन पहले भी दिखाया था। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये एक माइंड मैप है पीएम विश्वकर्मा स्कीम का। फिर दोस्तों, भारतीय ओरिजिन की दुनिया की एक बेहद मशहूर पेंटर हैं, जिन्हें कहा जाता है दी अवांते ग्रांड। अवांते ग्रांड क्या होते हैं? ऐसे पेंटर्स जो लीग से हटकर होते हैं, जिन्हें उस समय तो बाकी कहा जाता है, उस समय उनकी पेंटिंग्स को शायद वो रुतबा नहीं मिल पाता, लेकिन समय के साथ उनका स्टेटस बढ़ता रहता है और वो लेजेंड कैटेगरी में आ जाती हैं। तो उनमें से ही एक भारतीय मूल की पेंटर थी 1930s में, जिनका नाम है अमृता शेरगिल। उनकी एक पेंटिंग है द स्टोरी टेलर। उसको एक ऐसे अमाउंट परचेज किया गया है जिस वजह से इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव वर्क टू बी ऑक्शनड बाय एन इंडियन एवर। मतलब सबसे महंगी जो पेंटिंग किसी ने बेची है, किसी भारतीय पेंटर ने या भारतीय ओरिजिन पेंटर ने, तो वो खिताब अब अमृता शेरगिल जी के नाम पर चला गया है। 19 की पेंटिंग है। पेंटिंग का नाम है आपका द स्टोरी टेलर। इस पेंटिंग को मिले हैं 61.8 करोड़ रुपीस का एक अमाउंट, और ये अमाउंट मिला एट सैफरनेट्स इवनिंग सेल मॉडर्न आर्ट इन न्यू दिल्ली। इसका टाइटल, अच्छा इससे पहले ये खिताब था आपका सैयद हैदर रजा की जेस्टेशन पर, लेकिन इसका रिकॉर्ड अब ब्रेक करके नया रिकॉर्ड बनाया है। जो सबसे महंगी पेंटिंग बिकी है, वो पेंटिंग बिकी है द स्टोरी टेलर बाय द लेजेंडरी लेट पेंटर अमृता शेरगिल। दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, अमाउंट यहाँ पर रुपए में है, लेकिन अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, और वो है आपका 61.8 करोड़ रुपीस। ठीक है। ये पेंटिंग को पहली बार एग्जीबिशन में रखा गया था एट शेरगिल्स सक्सेसफुल सोलो एग्जीबिशन, जो कि 1937 में हुआ था फ्लैटीज होटल लाहौर में, नवंबर 1937 में। और अब फाइनली इसको फिर से सेल किया गया है एट अ वूपिंग सम ऑफ 61.8 करोड़ रुपीस। अगर हम इस पेंटिंग की बात करें, तो ये रहा आपके सामने पेंटिंग। इस पेंटिंग को सेल किया गया है 61.8 करोड़ पे। मेरे को एक ख्याल आ रहा है, मजनू भाई की एक पेंटिंग थी, और वो मैं जब भी कभी पेंटिंग देखता हूँ तो मुझे वही पेंटिंग याद आती है, क्योंकि उससे अजीब पेंटिंग मैंने दुनिया में नहीं देखी है। आप भी देखिएगा, वेलकम कैरेक्टर मजनू भाई का, उसको देखिएगा। अमृता शेरगिल की बात करें, तो अमृता शेरगिल जो है, इनकी पैदाइश हुई 1913 में, 30 जनवरी इंडिया में पैदा हुई, और इनकी डेथ हुई 5 दिसंबर 41 में। हंगेरियन इंडियन पेंटर है। इनके हस्बैंड हंगरी से थे, और इन्हें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर अवांत ग्रांड वुमन आर्टिस्ट ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी कहा गया है, और मॉडर्न इंडियन आर्ट की पायनियर के तौर पे भी इन्हें लोग याद रखते हैं। तो इनकी पेंटिंग द स्टोरी टेलर, वो उसको बेचा गया है 61.8 करोड़ रुपीज़ में। यार लोग खरीदते हैं, लोगों के पास बहुत पैसा है। हम और आप गरीब हैं, इसका मतलब नहीं दुनिया गरीब है। तो लोगों के पास बहुत पैसा है, आर्ट की कद्र करते हैं वो लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्तों, अब हम अपने लेवल की बात करते हैं। नहीं, मैं आपके लेवल की बात करूँ, मैं तो बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँगा। ठीक है, आप भी बन जाओगे, बुरा मत मानो। तो LIC एजेंट्स के लिए, LIC के एम्प्लॉयज़ के लिए गवर्नमेंट ने कुछ वेलफेयर मेजर्स किए हैं। उनमें अगर हम बात करें, तो इनको किया गया है अंडर दी LIC रेगुलेशंस 2017 के अंडर। फॉर एग्जांपल, ग्रेच्युटी लिमिट को इंक्रीज़ किया गया है, फैमिली पेंशन का रेट को बढ़ाया गया है, ऐसे तमाम चीज़ें की गई हैं। सबसे पहले ग्रेच्युटी क्या होती है? ग्रेच्युटी, अगर आप किसी भी कंपनी में 5 साल से अधिक टिकते हो, तो आपके डे 1 से कुछ अमाउंट्स कंपनी आपके इन्वेस्टमेंट्स में करती है, और 5 साल के बाद जब कभी रिटायर होते हो, तो जो जो पर मंथ पैसा सेव किया है आपके भविष्य के लिए, वो पैसा आपको मिल जाता है। तो जो ग्रेच्युटी अमाउंट है, जो लिमिट है, उसको इंक्रीज किया गया है। इसकी जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहले जो अमाउंट था वो आपका 3 लाख रुपए था, इसको बढ़ाकर अब आपका 5 लाख कर दिया गया है।
इसके अलावा जो टर्म इंश्योरेंस मिलता है LIC के एम्प्लॉयज़ को और एजेंट्स को, वो पहले आपका था जिसमें पहले जो अमाउंट था आपका कवर, वो 3,000 रुपये से 10,000 रुपये तक था। वो अब इंक्रीज करके 25,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक कर दिया गया है। तो दो बड़े बदलाव हुए हैं, ग्रेच्युटी लिमिट बढ़ी है 5 लाख तक, और 1.5 लाख तक का टर्म इंश्योरेंस कवर भी LIC एम्प्लॉयज़ को और एजेंट्स को यहाँ पर दोस्तों दिया गया है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। एक तो 13 लाख एजेंट्स हैं, जिसमें से 1 लाख रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं, उनको फायदा करेगा। ग्रेच्युटी लिमिट आपका जो पहले 3 लाख था 5 लाख हो गया है, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 3, जो रीअपॉइंटमेंट है एजेंट्स का, उसमें आसानी की गई है। उन्हें आसानी से रिन्यूअल कमीशन के जरिए उनको रीअपॉइंट किया जाएगा। टर्म इंश्योरेंस कवर अब आपका 1.5 लाख तक कर दिया गया है, और फैमिली पेंशन जो मिलती है उस पर जो रेट है आपका, वो 30% कर दिया गया है, जो पहले आपका इससे काफ़ी कम था। तो फैमिली पेंशन रेट जो है वो भी आपका एट 30% कर दिया गया, तो यूनिफॉर्म रेट ऑफ 30% कर दिया गया। तो LIC एजेंट्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए वेलफेयर मेजर्स को सरकार ने कल के दिन पेश किया है। फिर दोस्तों, यूपी के कद्दावर नेता, यूपी के फॉर्मर डिप्टी CM दिनेश शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के अब राज्यसभा के MP बने हैं उत्तर प्रदेश से, और इन्होंने राज्यसभा में शपथ भी ली। राज्यसभा में मैक्सिमम टेन्योर होता है एक MP का 6 साल का, और हर तीसरे साल पे आप देखते हो कि 2/3 जो राज्यसभा मेंबर्स होते हैं वो रिवॉल्व होते हैं, उनकी जगह नए मेंबर्स आते हैं। तो BJP का एक कैंडिडेट थे, वो चुने गए हैं एज द कैंडिडेट फ्रॉम यूपी, और राज्यसभा में BJP के मेंबर के तौर पे, MP के तौर पे काम करेंगे। राज्यसभा के जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति, जो इस समय हैं आपके जगदीप धनखड़, उन्हें ही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहा गया है राज्यसभा का। IPS RRB में सवाल भी आया था इसको लेकर, तो वहाँ पर भी आपको जगदीप धनखड़ टिक करना था, बिकॉज वही भारत के राज्यसभा के, वो क्या, जो भी होगा उपराष्ट्रपति, वो भारत के राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के तौर पे काम करेंगे। ठीक है। दोस्तों, कल से स्पेशल सेशन शुरू हुआ है हमारे पार्लियामेंट का, और कई बड़े बड़े बदलाव आने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, खबर आ रही है कि जो विमेन रिजर्वेशन बिल है वो आ सकता है, जिसमें 33% रिजर्वेशन मिलेगा MPs में महिलाओं को, ताकि महिलाएं, भारत की अगर 100 सीटें हैं तो 33 सीट्स पे महिलाओं को प्रेफरेंस मिलेगा। इनफैक्ट वही खड़ी हो सकती हैं, उसको लेकर भी अपडेट बहुत जल्द आने वाला है। इसके अलावा UCC को लेकर भी खबर आ सकती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जहां पर खबर आने से पहले नागालैंड ने अंडर आर्टिकल 371A कहा कि हम तो अलग कैटेगरी में आते हैं, हम UCC को नहीं मानेंगे। उस पर भी बातें आ सकती हैं। या फिर वन नेशन वन इलेक्शन, जो कि मीटिंग ऑलरेडी चल रही है, तो वन नेशन वन इलेक्शन पर भी अपडेट आ सकता है कि जो आने वाले 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनको और साथ में जो लोकसभा चुनाव है उसको प्रीपोन करके एक साथ करा दिया जाए। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, वो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वो विधेयक भी, वो लॉ भी आपका पास हो सकता है। फिर दोस्तों, जो भारत का खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है, उसने 3 MOU साइन किए हैं। उनमें पहला MOU साइन किया है उसने DD न्यूज़ के साथ, और इस MOU के तहत जो DD न्यूज़ के, DD नेशनल के एंकर्स होंगे वो खादी कपड़े पहनेंगे। दूसरा, NBCC इंडिया के साथ टाइप किया गया है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है KVIC का राष्ट्रीय स्तर पे, उसे बेटर किया जाएगा उनके साथ। और साथ ही साथ डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के साथ टाइप किया गया है, ताकि जो IT सॉल्यूशंस हैं, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के लिए उन IT सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करेगा द डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन। तो इन तीनों के साथ अलग अलग MOUs को, 3 टोटल MOUs को खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने अभी कल के दिन आपका साइन किया है। अब आते हैं राष्ट्रीय खबरों पे। दोस्तों, अगर हम भारत को कंपेयर करें खास तौर पर अफ्रीकी देशों से, या ऐसे देशों से जिन्हें कहा गया है सहेल देश। सहेल देश बेसिकली ऐसे एरियाज़ हैं जिनके बॉर्डर्स आपस में अटैच्ड हैं, खासतौर पे अफ्रीका में, और जहाँ पर टेररिज्म और जिहादी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। अब उनमें से ही 3 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने माहौल देखकर, और जो उनके देश में अभी इस समय अस्थिरता है, इंस्टेबिलिटी है, उसको देखते हुए उन्होंने डिफेंस एग्रीमेंट्स मिलकर किए हैं, जहां पर किसी भी देश में उनमें से अगर अटैक होगा, या किसी भी देश में अगर आपका कोई इशू आएगा, तो उन इशू को रिजॉल्व वहां पर दोस्तों जो है वो आपका कर दिया जाएगा। इसको देखते हुए पूरा मामला जो है वो आपका किया गया है। उनका यहाँ पर बहुत बेसिक सा कहना है कि भाई हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारे देशों में कुछ इशू आए तो हम लोग मिलकर उसको रिजॉल्व करेंगे। तो 3 देश हैं आपके, माली, नाइजर
और बुर्किना फासो। इन 3 देशों ने अभी ऐलान किया है कि वो मिलकर डिफेंस एग्रीमेंट करेंगे और अब एक दूसरे की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन तीनों की आपस में होगी। तो इन तीनों देशों के लीडर्स ने एग्रीमेंट किया है और माली का जो कैपिटल है बमाको, वहाँ पर इसका एक्सेप्टेंस किया गया। यहाँ पर दोस्तों जो लिप्ताको गुरमा चार्टर है जिसमें देश आते हैं, उन्होंने अलायंस ऑफ सहेल स्टेट्स के नाम से इसे साइन किया है, ताकि कल को कोई दिक्कत आएगी तो इस अलायंस ऑफ सहेल स्टेट्स के जरिए वो एक दूसरे की आपका हेल्प करेंगे। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि सर ये लिप्ताको गुरमा चार्टर है क्या? देखिए, लिप्ताको गुरमा जो है वो एक रीजन है हमारे पृथ्वी पर जहाँ पर माली, बर्किना फासो, नाइजर के बॉर्डर्स मीट होते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये रहा आपके सामने, ये है माली, बुर्किना फासो, नाइजर। इनके जो बॉर्डर्स आपके मीट हो रहे हैं ना, इन बॉर्डर्स को हम ये जो पूरा हिस्सा है आपका, इसे कहा जाता है दी लिप्ताको गुरमा रीजन। ये रीजन इसलिए भी खास है बिकॉज जिहादिज्म के बढ़ने की वजह से इन देशों में कई बार यहाँ की सरकारों का कू हुआ है, तख्तापलट हुआ है, उसको रोकना है। और ये शुरू हुई थी 2012 में, खास तौर पे नॉर्दर्न माली में, फिर आगे जाकर ये आपका नाइजर में बढ़ गई, बर्किना फासो में बढ़ गई 2015 में, और लगातार 2020 से यहाँ पर तख्तापलट होते जा रहे हैं। तो उन सबको देखते हुए ये कोशिश की जा रही है कि हम जब कभी ऐसा हो या फिर ऐसा कुछ अंदेशा भी हो तो उसको हम रिजॉल्व कर सकें। तो उसके लिए बर्किना फासो, माली, नाइजर ने एक एग्रीमेंट किया जिसका नाम है AES, द अलायंस ऑफ सहेल स्टेट्स, और इसको लिप्ताको गुरमा चार्टर जिन तीनों देशों का है, उन्होंने मिलकर इसको जो है अभी हाल ही में आपका एक्सेप्ट किया है। सहेल कंट्रीज की बात करें तो सहेल कंट्रीज में उन कंट्रीज के नाम है बर्किना फासो, कैमरून, चाड, गाम्बिया, गिनी, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया और सेनेगल। ये आपके 6-7 देश हैं जो आते हैं सहेल रीजन में। उन सहेल स्टेट्स में से 3 स्टेट्स ने अलायंस ऑफ सहेल स्टेट्स को अभी हाल ही में साइन किया है। कैपिटल करेंसीज की बात करें तो माली कैपिटल है आपका बमाको, करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। बर्किना फासो कैपिटल है आपका उगादुगु, करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। और नाइजर का कैपिटल नियामे है और करेंसी आपका वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक है। तो इन तीनों देशों ने एग्रीमेंट आपका अभी हाल ही में दोस्तों जो है वो साइन किया है। आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और आपकी जानकारी के लिए। इस रिपोर्ट का नाम है दी हंगर मैप लाइफ, जो विश्व स्तर पे ग्लोबल लेवल पर हमें इंसाइट देती है, हमें बताती है कि हंगर को लेकर, भूखमरी को लेकर या भूख को लेकर अभी ट्रेंड क्या है। देखो यार, अगर हंगर आपको समझना है ना, तो हंगर आप समझ सकते हो ऐसे कि आपके पेट में दर्द हो रहा है, जो अंदेशा है कि आपको भूख लगी है, लेकिन आपके पास पर्याप्त खाना नहीं है कि उस हंगर को मिटा पाएं। ऐसा आपकी लाइफ में बहुत कम हुआ होगा जब आपको भूख लगी होगी और आपके पास खाने को नहीं होगा। ये जो कम चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं, ये जो कभी कभी मौके हमारी लाइफ में आते हैं, दुनिया का एक ऐसा बड़ा वर्ग है जहाँ पर ये रोज़ की प्रॉब्लम है और ये रिजॉल्व हो नहीं पा रही है। तो अगली बार जब आप खाना छोड़ें, व्यर्थ करें या खाने की को डिसरिस्पेक्ट करें, चबा चबा के ना खाएं, कुछ भी ठूस लें, तो याद रखिएगा कि दुनिया में, खास तौर पे अफ्रीका में और कई ऐसे देशों में ऐसा देखा गया है कि वहाँ पर हंगर एक पेंडेमिक बन चुका है। उस पूरे रीजन में हंगर जो है वो फैल चुका है। तो हंगर मैप लाइव एक रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम है जो ट्रैक करता है अक्यूट हंगर को, हाउस होल्ड फूड कंजम्पशन को, वहाँ का जीवन यापन को, जीवन शैली को, चाइल्ड न्यूट्रिशन स्टेटस को। फॉर एग्जांपल इंडिया में सितंबर का महीना है, इसे कहा जाता है न्यूट्रिशन मंथ, क्योंकि इस महीने जो बच्चों में स्टंटिंग होती है या मल न्यूट्रिशन होता है उनमें, या प्रेग्नेंट वुमेन में जो प्रॉब्लम आती है न्यूट्रिशन के तौर पे, उसको इंडिया सीरियस होकर देख रहा है। तो वो भी इसका फैक्टर आता है कि न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, कि जो आप खाना खा रहे हो कितना न्यूट्रिशियस है, कितना हेल्दी है, उसको देखता है। और मोर्टेलिटी को, कि कितनी संभावनाएं हैं डेथ की बिकॉज ऑफ हंगर, या फिर क्लीन वाटर कितना आसानी से मिल जाता है। इन सबको ये हंगर मैप लाइव जो है वो ट्रैक करता है। ठीक है।
और इसी मैप, इसी सर्वे में, इसी जो सिस्टम से पाया गया है कि 2011 से लगातार हर साल ऐसा देखा जा रहा है कि जो हंगर और फूड इनसिक्योरिटी है, जो भूख और खाने की जो कमी है दुनिया में, वो लगातार आपकी बढ़ती जा रही है। ऐसा कहना है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने। उनका कहना है कि 2011 से यह बढ़ चुका है। वैसे तो एग्जामिनेशन में सवाल एक ही आएगा कि इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने हंगर मैप लाइव को लॉन्च किया है, या व्हाट इज द नेम ऑफ द फूड ऑफ द रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम ट्रैकिंग की इंडिकेटर्स ऑफ एक्यूट हंगर। उसका नाम हंगर मैप लाइव है। लेकिन जानकारी के लिए याद रखिएगा कि 2011 से लगातार जो हंगर की प्रॉब्लम है वो आपकी बढ़ती जा रही है। अब आते हैं फैक्ट्स पर। अगर हम बात करें कि दुनिया में कितनी ज़्यादा फूड इनसिक्योरिटी है या हंगर है, तो 828 मिलियन क्रॉनिकली हंगर हैं ग्लोबल। मतलब वो क्रॉनिक रूप से हर दिन वो हंगर के शिकार हैं और उनकी भूख मिट नहीं रही है। दे आर अनेबल टू फीड द बेसिक फूड। 193 मिलियन एक्सपीरियंस कर रहे अक्यूट हंगर इन 53 कंट्रीज। तो ओवरऑल क्रॉनिक हंगर इतना है, और जो अक्यूट हंगर है मतलब जहां पर खाने के लाले पड़े, खाना है ही नहीं और दिन बीत जाते बिना खाना खाए, दैट इज 193 मिलियन। ऐसी कंट्रीज जहां पर हाई प्रिवलेंस है इनसफिशिएंट फूड का, तो उनमें सोमालिया, अफगानिस्तान, सीरिया, अरब रिपब्लिक, नाइजर, माली, हयाती और ऐसे कई कंट्रीज हैं। ऐसी कंट्रीज जहां पर प्रिवलेंस क्राइसिस का है या अबव लेवल है, मतलब अबव एवरेज वहां पर क्राइसिस है, तो उनमें हयाती है, सीरियन, अरब रिपब्लिक, अफगानिस्तान, यमन और मोर है। और ऐसे देश जहां पर मार्केट, जहां पर चैलेंजेस एक्सेसिंग फूड मार्केट, जहां पर फूड मार्केट नहीं मिल पा रहे हैं या फिर फूड मार्केट कर नहीं कर पा रहे हम शहर वहाँ के एरिया से, तो उनमें सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, सीरियन अरब रिपब्लिक है, नमीबिया है और अदर्स है, जहाँ पर फूड मार्केट से कनेक्टिविटी या चैलेंजेस जो हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू फूड, इन टर्म्स ऑफ फूड मार्केट, फूड चेन्स, फूड एरियाज, वो आपका इन कंट्रीज़ में आपका देखा गया। तो वहाँ पर वो प्रॉब्लम आपकी बढ़ चुकी है। तो अलग अलग कैटेगरीज हैं, उनके अलग अलग देशों के नाम हैं, और नंबर 1 एक बता दिया। ये नंबर्स पढ़ लीजिएगा, ना सिर्फ एग्जाम के लिए बल्कि ये भी याद रखने के लिए कि जब आप खाना व्यर्थ करें या खाना बर्बाद करें तो इस नंबर्स को ज़रूर याद रखें। दोस्तों, नीपा वायरस का केस केरला में लगातार बढ़ रहा है। इनफैक्ट केरला में अब जो टेस्टिंग है उसको इंक्रीज़ किया गया है। इनफैक्ट जो इंडिया में सेरम है उसको इंडियन गवर्नमेंट रीच आउट कर रही है कि आप एक निपा की एंटीबॉडी, जो उसका एक जो एक एंटीडोट है उसको बनाए, उसको कोशिश है, बिकॉज अभी तक निपा वायरस का एंटीडोट नहीं बनाया कहीं पर। इंडिया ने इसके लिए ऑस्ट्रेलिया से भी हेल्प ली है। इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ने रीच आउट किया है क्वींसलैंड गवर्नमेंट को ऑस्ट्रेलिया में, और एक एंटीबॉडी डेवलप करने को उनसे कहा है जो कि न्यूट्रलाइज करेगा निपा वायरस को, स्पेशली ह्यूमंस में। एंटीबॉडी जो बन रही है उसमें प्रॉमिस दिखा है इन विट्रो, मतलब लैब कंडीशंस पर, आर्टिफिशियल कंडीशंस पर, लेकिन अभी तक ह्यूमंस पर वो टेस्ट आपका नहीं हुआ है। इस मूव से मेन मकसद ये है कि अगर एफिकेसी एंटीबॉडी की अगेंस्ट द वायरस आपकी इम्प्रूव होती है, और उससे जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं निपा वायरस से, उसे हम दोस्तों रोक सकते हैं। तो इसके लिए ऑस्ट्रेलियन सरकार को, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को रीच किया है भारत के इंडियन काउंसिल ऑफ फॉर मेडिकल रिसर्च ने। इनफैक्ट उसने आईसीएमआर ने सेरम को भी रीच आउट किया है ताकि आप भी एक एंटीबॉडी, एक एंटीडोट इसके लिए बना सकें। अब आइए बात करते हैं नीपा वायरस की। तो बेसिकली नीपा वायरस जो है वो न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज उसने अभी हाल ही में केरला में रिसर्चर्स दिखाया है, वहाँ पर फिर से उसके केसेस आए हैं और 2 से 5 लोग की डेथ वहाँ पर हो चुकी है। नीपा वायरस बेसिकली एक जूनोटिक वायरस है जो कि एनिमल से फैलता है, और बेसिकली इसका जो सोर्स है वो है राइबोन्यूक्लिक एसिड ऑफ द फैमिली ऑफ पैरामिक्सोविराइडे। उस फैमिली से जो उसका जो आरएनए है उससे फैलता है। बेसिकली इसका जो सोर्स है, कौन सा जानवर से फैलता है, तो जो है उसमें फ्रूट बैट है या फ्लाइंग फॉक्सेस हैं, उनके जीनस से, उनके यूरिन से खास तौर पे ये फैलता है, और ह्यूमंस में भी ये आपका फैल जाता है। पहली बार ये ब्रेकआउट हुआ था मलेशिया में, फिर सिंगापुर में 1998 में, 1999 में, और डोमेस्टिक पिग्स में पहली बार ये वायरस देखा गया था, फिर बैट्स में देखा गया, और फिर इंसानों में भी ये वायरस देखा गया। और ये एक इस वायरस के होने के बाद डेथ की चांसेस आपकी 50-70% आपकी बढ़ सकती हैं। तो अगर फीवर है, हेडेक है, ड्राउजीनेस है, डिसोरिएंटेशन है, घूम रहा चेहरे, आप फोकस नहीं कर पा रहे, मेंटल कंफ्यूजन है, कोमा कंडीशन है, वो सारे सिम्टम्स हैं आपके नीपा वायरस का। तो ये एक माइंड मैप है जो मैंने बता दिया बेसिक में कि बेसिक है क्या, कब बना, कैसे बना, और इसको लेकर इंडिया अब काफ़ी ज़्यादा सीरियस
फिर से हो चुका है। फिर दोस्तों आदित्य L1 जो है उसने डेटा कलेक्शन अपना जो है वो शुरू कर दिया है। मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले जो 4th अर्थ बाउंड मनूवर था वो कर चुका है आदित्य L1, और अब वो जो उसका ट्रांस लैंग्रियन ऑर्बिट है टू रीच L1 पॉइंट, वहाँ तक पर वो जाने वाला है। और ये जो उसका डेटा कलेक्शन है उसे कर रहा है आपका स्टेप्स इंस्ट्रूमेंट, जो कि एक पेलोड है आदित्य L1 पर। स्टेप्स का फुल फॉर्म है सुप्रा थर्मल एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर। जो कंपोनेंट है एक और पेलोड का, इसका नाम है आपका आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, ऑल्सो कॉल्ड एज ASPX पेलोड। और ये कलेक्शन कर रहा है आफ्टर इट्स एक्टिवेशन September 10, और इसका डिस्टेंस अब अर्थ से 57 किलोमीटर्स से ज़्यादा हो चुका है। तो इसके एक्सपेरिमेंट्स अब आपके शुरू हो चुके हैं। जो स्टेप्स इंस्ट्रूमेंट है, जो एक्सपेरिमेंट है, उसमें 6 सेंसर्स हैं। वो अलग अलग डायरेक्शंस में जो सुप्रा थर्मल एनर्जेटिक आयंस हैं, जिनका रेंज आपका 20 keV पर न्यूक्लियन से लेकर 5 MeV पर न्यूक्लियन तक है, उनकी स्टडी के लिए किया जाएगा अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन सरपासिंग 1 MeV। तो उनकी स्टडी के लिए स्टेप एक्सपेरिमेंट जो है वो किया जा रहा है, और ये ASPEX जो एक बड़ा पेलोड है उसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट को शुरू किया है। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है आपका स्टेप्स, और उस पेलोड का नाम है आपका SPX, जिसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट आपका हो रहा है। फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है, चाहे वो चंद्रयान 3 के हों, चाहे वो आदित्य L1 के हों। फिर दोस्तों भारत का जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने प्रपोज किया है कि वी शुड बाय प्रलय मिसाइल्स फॉर द इंडियन आर्मी। इस प्रपोजल को डिफेंस मिनिस्ट्री का जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसने इसका अप्रूवल दे दिया है, और वो एक रेजिमेंट ऑफ प्रलय मिसाइल जो है, बैलिस्टिक मिसाइल जो है, उनको बाय करेंगे। ये जो मिसाइल है इनका रेंज रहता है 150 से लेकर 500 किलोमीटर्स तक, और ये पहली बार है जब एक बैलिस्टिक मिसाइल को इंडक्ट किया जाएगा इनटू द सर्विसेज फॉर कन्वेंशनल ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू सीनियर ऑफिशियल्स। तो कन्वेंशनल ऑपरेशंस के लिए, रेगुलर ऑपरेशंस के लिए पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंडियन आर्मी में ऐड किया जाएगा। बेसिकली ये एक कासी बैलिस्टिक मिसाइल। कासी क्या होता है? सिमिलर, मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली बैलिस्टिक है, लेकिन बैलिस्टिक वाले फीचर्स इसमें हैं, जिसमें ये भी एक पैराबोला पाथ या पैराबोलिक पाथ लेती है और अपने टारगेट को पैराबोलिक पाथ से हिट करती है। वो है प्रलय मिसाइल। और एक सरफेस मिसाइल है जो कि सतह आपका मार करती है। जैसे मैंने पहले बताया, इसका रेंज है 150 से 500 किलोमीटर्स का, और ये 350 से लेकर 7 kg तक का एक्सप्लोजिव ये इस पर्टिकुलर मिसाइल पर पेलोड के तौर पे जा सकता है। इसे डेवलप किया है आपका DRDO ने, और इसमें एक सॉलिड प्रोपेलेंट मोटर भी है, अदर टेक्नोलॉजीज भी हैं, जिससे कि इसकी जो मारक क्षमता है वो और डेडली आपकी हो जाती है। तो भारत का यह सवाल आएगा कि वो कौन सी पहली बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे कन्वेंशनल ऑपरेशंस के लिए इंडियन आर्मी में ऐड किया जाएगा, इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया जाएगा। तो उसका आंसर है प्रलय कासी बैलिस्टिक मिसाइल। क्लियर है सबको? ये मिसाइल किस टाइप की है? सरफेस टू सरफेस है। रेंज कितनी है आपकी? 150 से 500 किलोमीटर्स तक। अब आते हैं बैंकिंग फाइनेंस। बैंकिंग फाइनेंस से याद आया दोस्तों, आज 12 बजे हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पहला फाइनेंशियल अवेयरनेस का सेशन। आज क्वेश्चंस करीब 10 से 12 क्वेश्चंस ही हैं, लेकिन हर दूसरे दिन पे इतने क्वेश्चंस कराएंगे ताकि आपको बहुत टाइम ना देना पड़े। 15 मिनट सेशन होगा वो, और वो 12 बजे आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए तो आते हैं हमारे आज के पहली खबर पे। भारत में ई-रूपी कंसेप्ट को जारी किया गया था करीब 1 साल पहले, जहां पर डिजिटल करेंसी को प्रमोट करने के लिए, डिजिटल फिएट करेंसी प्रमोट करने के लिए, क्रिप्टो करेंसी का जो बढ़ता हुआ स्कोप है उसको सिक्योर करने के लिए, और एक देश की खुद की डिजिटल करेंसी बनाने के लिए हमने ई-रूपी को जारी किया था। तो इस समय मार्केट में जो ई-रूपी का टोटल सर्कुलेशन में पैसा है, वो पैसा है आपका 16.39 करोड़ का। अभी पैसा आपका होलसेल मार्केट में भी है, रिटेल मार्केट में भी है। तो एज ऑफ मार्च 2023 इंडिया का जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, जो कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया की है, मतलब जो इंडिया के RBI द्वारा जारी की गई डिजिटल करेंसी है, जिसे हम फिएट करेंसी भी कहते हैं। फिएट करेंसी क्या होती है? जिसकी वैल्यू डिसाइड करता है सरकार, जिसकी खुद की वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो ये एक डिजिटल फिएट करेंसी है जो कि ऑनलाइन जारी की गई है, कंप्यूटर कोड से जारी की गई, लेकिन इसकी वैल्यू डिसाइड करता है सरकार या देश का RBI। तो 16.39 करोड़ का सर्कुलेशन में है। इनमें से होलसेल में 10.69 करोड़ रुपीस है सर्कुलेशन में, रिटेल मार्केट में 5.70 करोड़ है मार्केट में। तो ओवरऑल 16.39 करोड़ आपके मार्केट में है। मैक्सिमम सर्कुलेशन में करेंसी का जो डिनोमिनेशन है, जो गुणांक है, वो है आपका 500 रुपये का।
जिसका वैल्यू है 2.71 करोड़ रुपीज़ की, और 200 रुपये नोट्स भी सर्कुलेशन में है ऑनलाइन डिजिटल करेंसी के माध्यम से, जिसका परसेंटेज है आपका 1.16%। मगर मैक्सिमम जो करेंसी सर्कुलेशन में है डिजिटल करेंसी CBDC या ई रूपी, दैट इज 500 रुपये का नोट, जिसका टोटल वर्थ है आपका 2.71 करोड़ रुपीज़ का। तो मैं आपको आखिरी बार रिपीट कर दूं, ई रूपी को हम कहते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल फिएट करेंसी। डिजिटल मत करेंसी मतलब जिसे कंप्यूटर कोड के जरिए हमने बनाया है, और फिएट मतलब जिसकी वैल्यू सरकार डिसाइड करेगी, ना कि वो किसी और चीज़ पर डिपेंडेंट होगी, तो उसे हम कहते हैं फिएट करेंसी। तो ये एक डिजिटल फिएट करेंसी का एग्जाम्पल है, और टोटल जो अमाउंट है आपका दैट इज 16.39 करोड़ रुपीज़। आगे बढ़ें। अब अगर हम ई रूपी की बात करें दोस्तों, तो अच्छा हम आगे बढ़ते चलिए, नेक्स्ट पे आते हैं। अब आते हैं स्टेट करंट अफेयर्स पे। अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, उन्होंने दोस्तों मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना को लॉन्च किया है। बेसिकली आपकी ये एक वेलफेयर योजना है लेबर फोर्स के लिए, और इस योजना में उनके परिवार को मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा, मैटरनिटी छुट्टियां मिलेंगी, जिनका अमाउंट आपका पहले था 1000 रुपये का। छुट्टियों के अलावा अमाउंट जो था सपोर्ट का, वो पहले 1000 रुपये का था, वो अब 6000 रुपये का हो गया है। इसके अलावा नेचुरल डेथ पे 50,000 रुपये मिलेंगे, जो सिर्फ 50 रुपये थे, वो अब आपका 2 लाख रुपये हो गया है। और जो एक्सीडेंटल डेथ है वो आपका रहेगा फ्रॉम 1 लाख से 4 लाख रुपये, मतलब 50,000 से 2 लाख रुपये हुआ है आपका नेचुरल डेथ का, और 1 लाख से 4 लाख रुपये तक आपका हुआ है एक्सीडेंटल डेथ का अंडर दी श्रमिक कल्याण योजना। इस पर्टिकुलर योजना में कैश इंसेंटिव भी है 15,000 रुपये का अगर आता है गोल्ड मेडल, 10,000 रुपये अगर आता है सिल्वर मेडल, और 8,000 रुपये का आता है ब्रॉन्ज मेडल किसी भी स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन में, तो ये अमाउंट दिया जाएगा। अगर राष्ट्रीय स्तर पे वो करते हैं तो गोल्ड मेडल पे 30,000 रुपये बच्चों को, 20,000 रुपये सिल्वर मेडल का, 15,000 रुपये ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा। तो ना सिर्फ श्रमिक जो लेबर है उनके लिए, उनके परिवार वालों के लिए भी ये सपोर्ट दिया गया है, जहाँ पर एक तरफ उनको मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलेंगे, डेथ इंश्योरेंस, डेथ कंपनसेशन मिलेगा, और उनके बच्चों को वहाँ पर एक्सेल करने पे स्पोर्ट्स में स्टेट लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी उनको उनकी जीत पर उनको अलग अलग कैटेगरी में एक कैश इंसेंटिव भी दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना को अरुणाचल प्रदेश में अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। फिर जैसे मैंने पहले बताया आपको, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ हंगर मैप। अभी जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है यूएन का, उसने IIT बॉम्बे के साथ टाइप किया है, और इस MOU के तहत वो मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन, क्लाइमेट रेजिलियंस एंड लाइवलीहुड। इसको लेकर अग्रीमेंट आपका जो है वो किया गया है। यहाँ पर एक ही सवाल बनेगा कि इनमें से किस IIT के साथ UN की जो संस्था है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, उसने कोलैबोरेशन किया है, तो उसका आंसर रहेगा IIT बॉम्बे, उसके साथ ही कोलैबोरेशन हुआ है। सवाल एक और बनेगा, हंगर मैप लाइव को कौन जारी करता है, या किसका वो रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम है फूड इनसिक्योरिटी का, हंगर का, तो उसका आंसर रहेगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वो भी आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों कल का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग, इनफैक्ट जो 19 सितंबर है, जो आज का दिन है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये बहुत ही मजाकिया दिन है। ये दिन है आपका इंटरनेशनल टॉक लाइक अ पायरेट डे। मतलब मजाकिया डे है कि जैसे कि आपने देखा होगा ना पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में जो जैक स्पैरो कैरेक्टर है, तो बेसिकली उससे इंस्पायर नहीं, लेकिन हाँ कुछ वैसे ही कि आप आज के दिन थोड़ा सा अपने आप को लेट लूज करो और एक पायरेट की तरह बात करो, जियो एकदम केयर फ्री, बिना किसी टेंशन के। तो ये डे इसीलिए हम आज के दिन ऑब्जर्व करते हैं। ये डे आपका 1995 से लेकर हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। उस डे का नाम है इंटरनेशनल टॉक लाइक अ पायरेट डे। फिर दोस्तों बीती रात, सैटरडे की रात को, नीरज चोपड़ा जी जो हैं उन्होंने फिर से हमें प्राउड फील कराया है। यूजीन में डायमंड लीग का फाइनल इवेंट था, और उस इवेंट में सेकंड नंबर पे आए हैं नीरज चोपड़ा। इस इवेंट को जीता है आपके जैकब वैल्डेज ने। उन्होंने इस इवेंट को जीता विद थ्रो ऑफ 84.01 मीटर्स। और उसी के साथ जो जैकब वैल्डेज हैं उन्होंने जीता, जो चेक रिपब्लिक के, उन्होंने जीता है नंबर 1 पे। और सेकेंड नंबर पे जो है वो आपके नहीं नीरज चोपड़ा, और जिनका थ्रो रहा आपका 83.80 मीटर्स का। इंटरेस्टिंगली ये लास्ट इवेंट था बिफोर द एशियन गेम्स, और ये ऑफ सीजन इवेंट था, और ऐसा कहा जा रहा था कि इतना लंबा सीजन जनरली आपका नहीं होता है एथलेटिक्स में, और उसका असर देखा बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट एवर sub 85 मीटर थ्रो
जो कि नीरज चोपड़ा ने किया था, जिसका थ्रो था आपका 83.80 मीटर्स का। ये इस बात को दिखाता भी है कि एक बिकॉज ऑफ एक्सर्शन, ऐसा नहीं कि आप कंपटीशन में लगातार भाग लेंगे और आपका थ्रो बढ़ता जाएगा, यू हैव टू पिक एंड चूज। तो 83.80 मीटर्स के साथ सेकेंड नंबर पे रहे और फर्स्ट नंबर पे आपके रहे जैकब वेल्ड, जिन्होंने जीता है गोल्ड मेडल ऑफ द फाइनल इवेंट ऑफ द डायमंड लीग यूजीन चैंपियनशिप, जो कि यूएस में इस बार आपका खेली गई। फिर भारतीय शूटर इलेवेनिल वेलारिवान ने जीता है गोल्ड मेडल विमेंस के 10 मीटर्स राइफल एयर राइफल इवेंट में। ये वर्ल्ड कप आपका खेला जा रहा है आपका रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, और ये लास्ट राइफल एंड पिस्टल इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का वर्ल्ड कप है। और इसके बाद इसके फाइनल्स होंगे इस वर्ल्ड कप के, जो कि दोहा कतर में इस बार ऑब्जर्व किए जाएंगे। तो बिफोर द फाइनल्स ये आखिरी लेग है ऑफ द शूटिंग वर्ल्ड कप फॉर पिस्टल एंड राइफल्स। उसके बाद जो फाइनल वर्ल्ड कप है वो आपका होगा दोहा कतर में। फिर दोस्तों आते हैं अपॉइंटमेंट्स पे, पाकिस्तान की बात करते हैं। जस्टिन काजी फैज़ ईसा वो बने हैं पाकिस्तान के 29th चीफ जस्टिस ऑफ द पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, और इनको शपथ दी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी ने। और ये इवेंट हुआ एट ऐवान ए सदर इन इस्लामाबाद में, और वो अब पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश के तौर पे काम करेंगे। इनका नाम है जस्टिस काजी फैज़ ईसा। फिर दोस्तों स्वच्छता ही सेवा कैंपेन की शुरुआत हुई है कुछ दिनों पहले। ये जो आपका पूरा एक कैंपेन है चलेगा सितंबर 15 से अक्टूबर 2 तक। इस कैंपेन को शुरू किया डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। इसका मेन फोकस रहेगा कि जो सफाई मित्र हैं, जो हमारे सैनिटेशन वर्कर्स हैं, उनका वेलफेयर पे फोकस करें और उनको वेलफेयर प्रोग्राम्स उनके लिए हम सेटअप करें। और इसका थीम है इस पूरे स्वच्छता ही सेवा कैंपेन का गार्बेज फ्री इंडिया, वो इसका थीम है। और आयुष्मान भव कैंपेन के साथ इसको भी आपका भी हाल ही में लॉन्च किया गया था। फिर जैसे मैंने पहले बताया, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने आपका जो है वो रिलीज़ किया है हंगर मैप लाइव। अगर हम WFP की बात करें तो ये बना आपका 1961 में, रोम इटली में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। ये वर्क करता है यूएन जनरल असेंबली के अंडर, और अपने काम के लिए 2020 में इसे नोबेल का पीस प्राइज़ भी आपका मिला था। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो अपने आप में ही एक बेहद ही इम्पोर्टेंट एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। फिर दोस्तों विवेक भसीन जो हैं वो बने हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नए डायरेक्टर। बार्क जो है वो नाम दिया गया है सॉरी, उनका जो भाभा नाम है वो लिया गया है फ्रॉम होमी जहांगीर भाभा, जो भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के एटॉमिक प्रोग्राम के जनक हैं, जिन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बनाया और इन्हीं के अंडर एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट बना ट्रॉम्बे में, जिसका आज नया नाम जो है वो आपका BARC है। और उनके डेथ के बाद 66 में अब जो नाम आपका है एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट का ट्रॉम्बे का, वो नाम अब आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। और इसी सेंटर के नए डायरेक्टर बने हैं आपके श्री विवेक भसीन। अब आते हैं दोस्तों हमारे आज के होमवर्क पे। द डैश गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू बैन ऑन अमेरिकन बुली एक्सेल dogs by the end of the year due to a series of serious and sometimes fatal attacks। ये ब्रीड को डेंजर टू कम्युनिटी कहा गया है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अपॉइंट किया है इनमें से किस IRS अफसर को फ्रॉम 1993 बैच एज द एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो इन सवालों के जवाब दे दीजिएगा। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको स्कैन करिएगा, यहाँ पर आप मेरे ग्रुप में जाएंगे, वहाँ पर इसका PDF मिलेगा। साथ ही साथ जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, बर्निंग इश्यूज़ है, करंट अफेयर्स हैं, जनरल स्टडीज़ के अलग अलग PDFs और सेशंस हैं, उनका अपडेट आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप मेरा ये एक्सप्लेन बाय कुश पांडे, वहाँ पर जाके भी आप PDF और PPT ले सकते हैं। और अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है सोशल मीडिया पे तो इटर्नल ऑप्टिमिस्ट 11 में सोशल मीडिया अकाउंट है, यहाँ पर जाके इंस्टाग्राम पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग एंड बाय गाइस, टेक केयर। मुलाकात करते हैं आपसे हम कल। थैंक यू सो मच गाइस एंड बाय, थैंक यू सो मच।